आज हम लोग जानेंगे टैली के बारे में। टैली, पहले हम टैली का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, टैली होता क्या है और टैली में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग ना टैली का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, पूरा बेसिक अकाउंटिंग सीखेंगे। नॉट बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, मैं एक बार सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले से PDF बना रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे हिंदी में तो हिंदी में बता दूंगा, इंग्लिश में लगे तो इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। और बाकी ये PDF मैं आप सभी लोगों को सेंड भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, आपको जैसा इजी भी लगे आप अपने हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट लिखा हमारा हेडिंग जो है क्या है, बेसिक अकाउंटिंग ना। देखो अकाउंटिंग होता क्या है, अगर देखो किसी जो भी मैं बताऊंगा, अगर किसी को कोई डाउट लगता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से ना दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग में जो जितनी भी चीज़ें होती है, अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है ना, तो वो हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में यहाँ पर टाइप कर रखा है, तो जैसा आप लोगों को ईजी लगे उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हो। अकाउंटिंग क्या होता है तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी देखो ऊपर में लिखा हुआ है अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखो एक इंग्लिश में लिखा हुआ, इट इज़ एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग एंड मैनर इन टर्म्स of money transaction and event which are of financial chapters in interpreting the result for। अब इसका हिंदी क्या होता है तो देखो जो यहाँ पे इंग्लिश है इसका मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख रखा है कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यवसाय मतलब होता है बिजनेस है कि आर्थिक हिसाब किताब का ब्यौरा रखा जाता है। देखो जितने बिजनेस में जो भी हम जितना भी लेन देन करते हैं, जो भी हिसाब किताब हम रखते हैं, सब हमारे किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। और साथ ही लेन देन को भी संचालित किया जाता है। देखो लेन देन का मतलब होता है कोई भी जैसे सामान खरीदना हो, बेचना हो, पार्टी से पैसा आया हो या मैंने पेमेंट किया हो, मतलब जितने भी हम संचालित करते हैं बिजनेस के अंदर लेन देन करते हैं वो हमारा सब किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर आता है। इसकी मदद से व्यवसाय के आय और व्यय, लाभ और हानि को भी ट्रैक किया जाता है। जब हम बिजनेस के अंदर हम सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो हमें क्या होगा, उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस का ही पता चलेगा, मतलब कितना हमें हानि हुआ और कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ मैं, तो देखो हानि और लाभ क्या होता है। तो कोई भी एक बिजनेसमैन, जैसे बिजनेसमैन मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे कोई भी एक शॉप खोला है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो उसमें क्या होता है सामान में कोई भी व्यक्ति जब पहले शॉप खोलता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले गुड्स होना चाहिए। अगर गुड्स नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें हमें हानि और मतलब प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा, मतलब लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुआ। तो जब वो व्यक्ति बिजनेस खोलेगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो उसके बाद गुड्स होना चाहिए, फिर गुड्स वो खरीदेगा, फिर कस्टमर को बेचेगा। तो खरीदने और बेचने के बाद जो भी उसके बाद जितना भी मतलब जब वो मेंशन करेगा, जब अकाउंटिंग को मेंशन करेगा तो उसमें क्या उससे ये पता चलेगा कि कितना हमें लॉस हुआ है और कितना उसे मतलब लाभ हुआ और कितना उसे हानि हुआ है ना। तो ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ द मोमेंट ऑफ मनी एंड मनी। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि पैसे का इसमें हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर पैसे क्या करते हैं, हम लेन देन करते हैं। यह लिखा वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू हम क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, मतलब पैसे का आदान और प्रदान करते हैं। कैसे, जैसे हम सामान कहीं और से खरीद के लाते हैं, फिर कस्टमर हमारे पास आता है ना, तो क्या होता है, ये होता है हमारा पैसे का लेन देन। मतलब वो उससे खरीद के लाए, फिर वो उससे खरीदेगा, फिर वो ऊपर से खरीदेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मतलब ऐसे ही क्या होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टी इज आल्सो नॉन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम कितने पार्टी की आवश्यकता होती है, 2 लोगों की। कम से कम बिजनेस चलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला।
सोचो अगर बेचने वाला है और ख़रीदने वाला नहीं है तो भी बिज़नेस नहीं चलेगा, है ना। खरीदने वाला है मतलब सामान खरीदने वाला है बट बेचने वाला नहीं है तो भी बिज़नेस नहीं चलेगा। तो बिज़नेस चलाने के लिए कम से कम दो पार्टी मतलब कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक लोगों की, एक खरीदने वाला और दूसरा एक बेचने वाला। वही है, यहाँ पे इंग्लिश में था और यहाँ हिंदी में लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ये परिभाषा के अनुसार एक सेलर बेचने या देने वाले और एक खरीदार के बीच में माल, सेवा या फाइनेंशियल एसेट को पैसे के बदले में ट्रांसफ़र करने के लिए एक अंतिम समझौता जिसे लेन देन के रूप में जाना जाता है। वही खरीदने और बेचने के लेन देन के रूप में बिजनेस ट्रांजैक्शन को जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा परचेज और सेल। तो परचेज और सेल क्या होता है? परचेज मतलब होता है खरीदना, सेल मतलब बेचना। ए परचेज मीन्स गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर, तो परचेज करेगा। और सेल मतलब होता है बेचना, तो सेल इज गुड्स सोल्ड बाय ए बिजनेसमैन टू द कस्टमर। बिजनेस क्या करेगा? कस्टमर को सेल करेगा। तो सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। नेक्स्ट हमारा परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न होता क्या है? तो परचेज रिटर्न होता है बेचा हुआ सामान वापस आना, और सेल रिटर्न होता है परचेज रिटर्न होता है खरीदा हुआ सामान वापस करना, और सेल रिटर्न होता है बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आना। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिजेक्शन इन, और तीसरा नाम क्या है? आउटवर्ड इनवर्ड। इन तीनों का क्या है? सेम ही है, मतलब नाम बस अलग अलग है, काम क्या है? तीनों का सेम है। परचेज रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ फुल पार्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय द बिजनेसमैन टू द सप्लायर। रिटर्न मतलब होता है वापस करना। बिजनेस में कोई भी सप्लायर से, जैसे मान के चलो कोई सामान खरीदा हमने, ठीक है, तो वो सामान हमें अच्छा नहीं लगता तो हम लोग क्या करते हैं? उसको वापस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो, बहुत सारी वेबसाइटें होती है जो हम ऑनलाइन क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें कोई गुड्स हमने मंगा लिया, परचेज कर लिया, बट वो गुड्स हमें अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करते हैं? उसको हम वापस कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है? तो सेल रिटर्न में क्या होता है? कस्टमर बिजनेसमैन को वापस करता है। अब हम अभी वापस कर, जब हम खरीद के सामान वापस कर सकते हैं तो कस्टमर भी हमें वापस कर सकता है। तो यहाँ पे देखो सेल रिटर्न का 3 नाम है, सेल रिटर्न, रिजेक्शन आउट और इनवर्ड इनवॉइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ फुल पार्ट्स ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द कस्टमर टू द बिजनेसमैन। जो भी कस्टमर है क्या करेगा? बिजनेसमैन को अगर कोई भी सामान जैसे उससे अच्छा नहीं लगा या कोई ख़राब है या कुछ भी फैक्ट्री, तो उसको वापस कर सकता है। फुल पार्ट या हाफ पार्ट, जैसे मान के चलो फुल पार्ट और हाफ पार्ट क्या है? तो जैसे हम मान के चलो कस्टमर ने 10 पीस खरीदा, 10 में से 5 पीस ख़राब निकल गया, तो क्या करेगा वो? अगर वो चाहे तो पूरा वापस कर सकता है, नहीं तो आता है चाहे जितना ख़राब है उसको वो वापस कर सकता है। तो ये होता है फुल पार्ट या हाफ पार्ट। नेक्स्ट क्या है? एसेट्स। एसेट्स होता क्या है? तो इसके बारे में जानते हैं। तो एसेट्स होता है संपत्ति। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। तो यहाँ लिखा हुआ एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय ए बिजनेसमैन नॉट फॉर रीसेल बट फॉर यूज इन द बिजनेस। तो वो बिजनेसमैन क्या करता है? जो बिजनेसमैन है वो अपने एसेट्स को क्या करता है? बेचता नहीं है, उसका क्या करता है? बिजनेस में यूज करता है। क्यों नहीं बेचता है? मान के चलो कोई बिजनेसमैन है, अगर जिससे वो बिज़नेस कर रहा है, जो भी जिस एसेट से वो बिज़नेस कर रहा है, वो जहाँ बिज़नेस खोल रखा है, अगर वो उसको बेच देगा तो क्या वो बिज़नेस कर पाएगा? नहीं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं? एसेट्स को हम नॉट फॉर मतलब उसको क्या करते हैं? हम सेल नहीं करते, उसको हम बिजनेस में यूज करते हैं। तो ये इंग्लिश में था, हिंदी में इसके बारे में लिखा हुआ एसेट का मतलब होता है संपत्ति, यानी कोई ऐसी वस्तु या चीज़
जो हमें अभी भी भविष्य में कमाई करके दे सकता हो। अब एसेट क्या है, देखो वो भविष्य में हमें कभी भी कमाई करके दे सकता है, कभी भी हमें कमाई करके वो दे सकता है। कैसे, तो अब हम आगे जानेंगे। यह संपत्ति किसी व्यक्ति या कोई कंपनी की भी हो सकती है। ये जो संपत्ति है या किसी व्यक्ति की हो सकती है या किसी कंपनी की भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो आप बहुत साल पहले आपने ख़रीदी थी और अब उसकी कीमत अच्छी खासी बढ़ गई हो। अब मान के चलो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आज से 10 साल, 50 साल, 60 साल या 20 साल पहले ज़मीन ख़रीदा हो कहीं पे। अब क्या है, जैसे मान के चलो उस टाइम कुछ और रेट में ख़रीदा था, अगर वो अभी उसे बेचना चाहे तो क्या होगा, सेम रेट पे तो नहीं बिकेगा, जो भी अभी की वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू उस हिसाब से वो उसको बेच सकता है। तो एसेट्स जो हमेशा फ़ायदे ही देखे जाता है, लॉस बहुत ही कम देखे जाता है, तो उसे एसेट या संपत्ति कहा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा थर्ड स्लाइड में क्या है, तो थर्ड स्लाइड में फर्स्ट है हमारा क्या, लायबिलिटीज़। तो फर्स्ट हमारा थर्ड स्लाइड में फर्स्ट क्या है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व होता क्या है, तो अभी हम लोग समझेंगे। ऑल द अमाउंट पेबल बाय बिजनेसमैन एंड आउटसाइडर द कॉल्ड लायबिलिटी साइड। जो भी अमाउंट जैसे हम पेड करते हैं वो हमारा कौन सी लायबिलिटी साइड में होता है। जैसे कि लायबिलिटी क्या होता है, तो यहाँ लिखा है लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं कर्ज या ऋण भी होता है। कर्ज भी बोल सकते हैं, ऋण मतलब एक तरीके से जैसे लोन होता है, लोन भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस शब्द से ही पता चलता है कि आपके ऊपर किसी भी चीज़ का एक दायित्व और उत्तरदायित्व है, वह धन जो किसी दूसरे को देना होता है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, वह धन जो दूसरों को हमें देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। किसी से कर्ज लेना या कोई भी सामान उधार लेके बाद में पैसा देना, मतलब मान के चलो हमने किसी से उधार लिया और उसको हम बाद में देंगे, ऐसा भी हम लोग करते हैं। जैसे किसी से पैसा ले लिया इस महीने, बोले जी अगले महीने हम आपको पैसा दे देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। बैंक से लोन लेना इत्यादि ये सभी लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। जैसे हम बैंक से लोन लिया या किसी पर्सन से या कहीं से भी हमने लोन लिया तो हमारा सब किसके अंदर आता है, लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कैपिटल। नेक्स्ट क्या हमारा, कैपिटल है, डेबिटर है, क्रेडिटर है, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। अब कैपिटल होता क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस बाय पर्सन। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बाय पर्सन, जो पर्सन है क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कैसे इन्वेस्ट करता है, तो अगर हम कोई भी व्यवसाय ओपन करते हैं, कोई भी व्यवसाय जब हम ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस व्यवसाय में पैसा लगाते हैं। अगर हम उस व्यवसाय में पैसा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो बिजनेस, जब व्यवसाय में पैसा नहीं लगाएंगे तो हम बिजनेस ही नहीं खोल पाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कोई ग्रोसरी स्टोर खोला, आपने मन बनाया कि मुझे ग्रोसरी स्टोर खोलना है, तो देखो मन बनाया तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम रेंट पे या खुद का हम सबसे पहले एक शॉप देखेंगे। शॉप देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस पर हम गुड्स भरेंगे। जब तक हम सामान नहीं भरेंगे तो क्या हमारे पास कस्टमर आएगा, नहीं आएगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं। देखो डेबिटर मतलब होता है बिजनेस के अंदर पैसा जो देता है, मतलब देनदार जो होता है जो बिजनेस के अंदर पैसा देता है उसको हम बोलते हैं डेबिटर। और क्रेडिटर मतलब होता है जो बिजनेस से पैसा लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। डेबिटर मतलब बिजनेस में पैसा लगाता है और क्रेडिटर बिजनेस से पैसा निकालता है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। नेक्स्ट है यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट।
डेबिट मतलब क्या होता है और क्रेडिट मतलब क्या होता है। जैसा आप लोग बैंक में भी जाते होगे तो देखो दो साइड होता है, जब पासबुक ओपन करते हैं ना तो उसमें दो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, बट बैंक में रिवर्स होता है। यहाँ इसको थोड़ा रिवर्स करना है, बैंक का भी बताऊँगा, पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डेबिट मतलब आना होता है और क्रेडिट मतलब जाना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ द रिसीविंग एक्सेप्टेड ऑफ द ट्रांजेक्शन, डेबिट साइड। जो भी बिजनेस से जो भी पैसा आया है वो हमारा कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। और यहाँ पे क्रेडिट मतलब क्या होता है, जाना। तो गिविंग एक्सेप्टेड ऑफ ट्रांजेक्शन, क्रेडिट साइड। बिजनेस से जो भी पैसा गया उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। तो ये हम सीखेंगे अभी आगे हम डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यही है, डेबिट और क्रेडिट। तो बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है सब हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड में ही आती है। तो हम लोग अभी आगे सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट के बारे में भी कि क्या होता है। बट बैंक में क्या होता है, बैंक में रिवर्स होता है। बैंक में क्रेडिट मतलब जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के फ़ोन पे या पासबुक पे आप लोगों ने देखा होगा मैसेज आता है क्रेडिट अमाउंट, है ना, वो पैसा आया है। और डेबिट मतलब क्या होता है, अमाउंट कटा है, तो वो क्या होता है, हमारा डेबिट साइड होता है। तो बैंक में रिवर्स होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्यों रिवर्स होता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बैंक में और इसमें बाकी क्या समानता है। फोर्थ स्लाइड है, और फोर्थ स्लाइड में हमारा क्या है, ड्राइंग। देखो ड्राइंग क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग आर द अमाउंट ऑफ विड्रॉ टेकन बाय द बिजनेस मैन फ्रॉम इज द बिजनेस विज द पर्सन प्राइवेट एंड डोमेस्टिक पर्पस। देखो ड्राइंग क्या होता है, एक तरीके से कैपिटल बोल सकते हो उसको, ड्राइंग को। और ये क्या है, विड्रॉ मतलब होता है निकालना, कहाँ से, तो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से क्या कर सकता है, वो अपने बिजनेस से क्या कर सकता है, किसी भी काम के लिए, कोई भी एक बिजनेसमैन जिसका वो बिजनेस खुद का है। ड्राइंग मतलब होता है एक तरीके से कैपिटल। और बिजनेसमैन, देखो कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से कभी भी किसी भी काम के लिए वो क्या कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन जो है वो किसी भी काम के लिए, जैसे पर्सनल काम, अब कोई बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाल सकता है, या फिर जो उसको कुछ प्राइवेट काम होंगे वो उस प्राइवेट काम के लिए भी निकाल सकता है। और डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब किसी भी अदर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी अपने बिजनेस से क्या कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। पैसा निकाल सकता है, चाहे गुड्स निकाल सकता है, मतलब कुछ भी अपने पर्पज़ के, मतलब अपने पर्सनल काम या प्राइवेट काम या डोमेस्टिक काम, किसी भी काम के लिए अपने बिजनेस से क्या कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। यहाँ लिखा हुआ ड्राइंग में बी मेड इन द फ्रॉम कैश, गुड्स, एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो अपने बिजनेस से क्या क्या चीज़ निकाल सकता है, तो कैश निकाल सकता है, गुड्स निकाल सकता है और एसेट्स निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसा आपने कोई बिजनेस खोला, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने ग्रोसरी स्टोर खोला। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो उस शॉप से, तो क्या आप क्या कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की परमिशन तो है नहीं, क्योंकि वो शॉप किसका है, आपका है, ग्रोसरी स्टोर आपका है, वो बिज़नेस आपका है। तो आप अपने काम के लिए या फिर अपने जैसे फैमिली में कोई भी गुड्स देना हो तो हम उसे हम दे सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होता है रिसीव करना, है ना। अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अभी, जो सबसे फर्स्ट में अकाउंटिंग के बारे में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है सबको रिकॉर्ड करते हैं, समराइजिंग करते हुए हमारा अकाउंटिंग में आता है। लेजर क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ द बुक ऑफ द फाइनल एंट्री वी ऑफ द अकाउंटिंग लाइन। तो लेजर अभी हम लोग करेंगे आगे, लेजर क्या होता है, तो लेजर के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री भी सीखेंगे। अभी जब इंट्रोडक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो जर्नल एंट्री में आप लोगों को बताऊंगा कि जर्नल एंट्री क्या होता है। जितनी भी डेलीज़ की रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डेड होती है, ट्रांजेक्शन होती है, सब हमारा जर्नल एंट्री में करते हैं। सामान खरीदना हो, बेचना हो, पेमेंट करना हो, रिसिप्ट करना हो, किसी से उधार पे लिया गया हो या किसी को हमने उधार सामान दिया हो, और सब की एंट्री कहाँ करते हैं हम, इस जर्नल एंट्री में करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये भी हम आगे सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस होता क्या है और इसको किस लिए हम यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस को। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रॉफिट। तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट चेक करना हो तो हम कैसे देख सकते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी चीज़ हम देखेंगे। और एक है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, तो ये देखो ये यहाँ से जितने भी ऑप्शन है सब हम लोग आगे सीखेंगे, एक एक करके जानेंगे इनके बारे में कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट और बैलेंस शीट क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है वो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, नहीं तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर सकता हूँ। मैंने चलो थोड़ा मैंने जूम कर दिया, अब आसानी से देख सकता आप लोग। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये क्या था हमारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक अकाउंटिंग का क्या था हमारा इंट्रोडक्शन था। अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, परचेज सेल एसेट्स ये सब क्या होता है, ये सब हमारा क्या था बेसिक अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन थे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो हम आगे अब वर्क करेंगे वो हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट पे काम करें। ये हमें पता होना चाहिए सभी लोगों को कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं और कैसे हम कौन कौन से अकाउंट का हम कैसे यूज करते हैं, तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो देखो 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। 3 टाइप्स के क्या होते हैं अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो एक एक करके जानेंगे पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ द पर्सनल फर्म्स, है ना, इंस्टीट्यूशंस विच द बिजनेस डील। पर्सनल अकाउंट होता है कि खाता से संबंधित या फिर जो पर्सनल खुद का व्यवसाय हो, है ना, वो हमारा सब क्या आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत मतलब होता है इसका रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। और इसका रूल क्या है, तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये हमारा किसके अंदर आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, है ना, बिजनेस में कोई भी गुड्स से या फिर जो भी चीज़ रिसीव हुआ वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट द गिवर, बिजनेस से जाएगा उसको हम क्या करेंगे गिवर करेंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कुछ व्यक्तिगत खाते, वो खाते होते हैं जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं। जैसे कि बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, वो एंट्री हमारी वो हमारा किसके अंदर आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पैसा बैंक में जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, क्यों, क्योंकि वो हमारे क्या होता है हमसे संबंधित होता है, मतलब पर्सनल उसी पर्सन से संबंधित होता है, इसलिए हमारा वो किसके अंदर आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट में और क्या क्या चीज़ आता है, जैसे सप्लायर हो गया, ग्राहक हो गया और ऋणदाता हो गया, मतलब जिसे हम बोलते हैं लेंडर। ये हमारा सब किसके अंदर आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो देखो इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इसका रूल क्या होता है। मेन होता है इसका रूल हमें याद करना, और ये चीज़ सभी लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को अकाउंटिंग में आगे जनरल एंट्री करना है या फिर आप लोगों को टैली पे एंट्री करना है, तो जितनी भी टैली पे एंट्री होगी ये हमें रूल इसका पता होना चाहिए। और ये मैंडेटरी है, सभी लोगों को याद होना चाहिए इसके बारे में। छोटा सा ही है बट ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है वो कौन सा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, तो दिस आर द अकाउंट्स ऑफ द थिंग्स मटेरियल एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, मटेरियल हो गया, एसेट्स हो गया एंड और प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सब हमारा किसके अंदर आता है रियल अकाउंट के अंदर। और क्या आता है, तो इट हैज़ अ फिजिकल एक्सटेंशन विच कैन बी सीन एंड टच, मतलब वह चीज़ जिसे हम छू करके टच करके महसूस करके हम देख सकते हैं, वो हमारा सब किसके अंदर आता है रियल अकाउंट के अंदर। जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई एंड प्रॉपर्टीज़ हो गई, एसेट्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है जिसको हम टच करके महसूस करके हम छू करके देख सकते हैं, वो हमारा किसके अंदर आता है रियल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल में जैसे कैश हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ये सब हमारा किसके अंदर आता है
रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब इसका रूल क्या है, रूल मतलब प्रिंसिपल क्या है इसका, तो यहाँ लिखा हुआ डेबिट वार्ड कम इन और क्रेडिट वार्ड गोज आउट। ये इसका क्या है, रूल है, डेबिट वार्ड कम इन और क्रेडिट वार्ड गोज आउट। अब यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो हिंदी में लिखा हुआ है वास्तविक खाते संपत्ति और परम संपत्ति से संबंधित खाते जो व्यवसाय की चिंता के स्वामित्व में है। व्यवसाय के खाते उदाहरण के लिए जैसे कि भवन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, गुडविल हो गया, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर में आता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने सीखा कितना, 2 अकाउंट के बारे में। अभी एक अकाउंट और रह गया है, वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ द सर्विस रिसीव्ड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड सर्विस गिवन, इनकम और गेन। देखो नॉमिनल अकाउंट होता है कि ये होता है हमारा सर्विस पे काम करता है। एक सर्विस 2 तरीके से होता है, एक सर्विस हम लेते हैं और दूसरा हम सर्विस देते हैं। जैसे कि सर्विस रिसीव किया है तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होगा। कैसे, तो देखो एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, जैसे आपने किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले को आपने अपने घर पे बुलाया है, जैसे कि पंखा ठीक कराना हो, लाइट हो गई, अगर आप सर्विस उसे वो सर्विस आप ले रहे हो उससे, तो आपके लिए क्या होगा, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होगा। क्यों, क्योंकि आप उसे जब वो सर्विस पे आपके घर पे आएगा सर्विस करने के लिए, तो क्या होगा, आप उसको पैसा दोगे, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होगा। एंड सर्विस गिवन, जैसे कि आप किसी के घर पे जाओगे सर्विस देने के लिए, जैसे आपने किसी के घर पे एसी या फ्रिज ठीक करने गए, आपने इसको ठीक किया, तो आपको उससे क्या होगा, इनकम और गेन होगा, उससे इनकम होगा आपको, तो वो हमारा क्या होता है, सर्विस गिवन। अगर आप किसी को सर्विस दोगे तो आपके लिए इनकम और गेन होगा, अगर आप किसी से सर्विस लोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होगा। जैसे कि सैलरी, अब सैलरी देखो 2 तरीके से, एक सैलरी लेना होता है, एक देना होता है। आप सैलरी दोगे तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस होगा, खर्चा है। अगर सैलरी आपको मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, इनकम है। वैसे रेंट है, अगर आप किसी को रेंट दोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है आपके लिए। अगर आपके पास रेंट आ रहा है तो आपके लिए क्या, इनकम है। वेजेज हो गया, मजदूरी, अगर आप मजदूर को आप पैसा दोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है। अगर आप मजदूर हो, कहीं काम कर रहे हो, आपको पैसा मिलेगा तो इनकम होगा। स्टेशनरी और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो ये हमारे किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे लिखा नॉमिनल खाते वो खाते होते हैं जो आय और व्यवसाय की चिंता करते हैं। नॉमिनल खाते के उदाहरण के तौर पे जैसे बिजली खर्च हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है ना। छूट मिली है, जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ हो या डिस्काउंट दिया हो, वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। खरीदारी हो गया, जैसे परचेज हो गया, बिक्री हो गया, सेल, ये हमारा सब किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। डेबिट और एक्सपेंसिव एंड लॉसेज, जितना भी एक्सपेंसिव और लॉसेज होगा वो हमारा डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट, इनकम और गेन, जितना हमें इनकम और गेन होगा वो हमारा सब कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ये हमारा होता है क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो 3 टाइप्स के अकाउंट है और ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। 3 टाइप के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखो अगर टैली पे आगे वर्क करना हो, आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना हो टैली पे, तो देखो ये तीनों टाइप्स के अकाउंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जितने भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी एंट्रीज करेंगे टैली पे, वो हमारे 3 टाइप्स अकाउंट पे ही होगा। तो अब आते हैं लास्ट स्लाइड है हमारे पास, और लास्ट स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ क्या, वर्जन्स ऑफ टैली। देखो वर्जन्स ऑफ टैली होता क्या है, तो समय के हिसाब से क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें बदलती है। जैसे कि पहले तो वो ऑफिस आया था, MS ऑफिस 2007 से स्टार्ट हुआ, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 11, 12, 13, अब 21 पे है ना। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है, अपग्रेड होती रहती है, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो वैसे ही टैली जब आया तो समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, चेंज होती गई। देखो टैली जब फर्स्ट टाइम आया था, जब टैली आया था तो उस टाइम कौन सा वर्जन चलता था, तो यहाँ लिखा हुआ टैली 4.5 वर्जन चलता था जब फर्स्ट वर्जन आया था। देखो यहाँ लिखा हुआ है
टैली 4.5 was the first version of टैली, realized in 1990, मतलब 1990। फर्स्ट वर्जन जो आया था टैली का वो आया था 1990 में। और कौन सा आया था वर्जन? टैली 4.5 आया था फर्स्ट वर्जन। सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो ये जो सॉफ्टवेयर था तो बेस्ड ऑन MS DOS सॉफ्टवेयर था। जब फर्स्ट सॉफ्टवेयर आया था वो कौन सा आया था? MS DOS। फिर क्या हुई, फिर कंपनी ने और अपग्रेड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 5.4 आया। पहले फर्स्ट वर्जन था 4.5, सेकेंड वर्जन कौन सा आया? 5.4 आया। किसका? टैली का। और सेकेंड वर्जन कब आया हमारा? तो सेकेंड वर्जन आया 1996 में। और 1996 में क्या आया फिर? तो देखो सॉफ्टवेयर जो आया इट वॉज द ग्राफिक इंटरफेस वर्जन आया। ग्राफिक इंटरफेस वर्जन आया था कब हमारा टैली में? 1996 में। ये हमारा सेकेंड वर्जन था। फिर क्या हुआ? फिर अपडेट हुआ। तो फिर अपडेट कब हुआ? देखो टैली क्या है, हर 4 साल 5 साल 6 साल के बाद क्या होता है? वो अपग्रेड होता रहता है। तो फिर आया हमारा टैली 6.3 वॉज द थर्ड वर्जन था ऑफ किसका? टैली का। इट वॉज द रिलाइज इन 2021 में थर्ड वर्जन आया। और कौन से बेस पे आया? तो यहाँ लिखा हुआ दिस द वर्जन वॉज द विंडो बेस आया, विंडो बेस वर्जन आया। उसमें क्या क्या सपोर्ट होने लगा? तो इट सपोर्टेड द प्रिंटिंग, उसमें प्रिंटिंग भी सपोर्ट होने लगा। इम्प्लीमेंट विद द वैट, फिर वैट भी इसमें क्या होने लगा? टैली के अंदर जोड़ दिया गया। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडिड टैक्स। अब क्या चलता है? तो अब हमारा GST चलता है, बट इससे पहले हमारा क्या चलता था? गुड्स पे वैट चलता था, वैल्यू एडिड टैक्स चलता था। फिर टैली ने अपग्रेड किया, फिर आया वर्जन 7.2। नेक्स्ट वर्जन जो आया 7.2 आया। और वो वर्जन कब आया? 2005 में। इस वर्जन ऐड और क्या क्या चीज़, न्यू चीज़ें और नई फीचर क्या क्या चीज़ टैली ने ऐड किया है इसके अंदर? तो स्टेशनरी कंप्लीमेंट्री वर्जन एंड द वैट रूल पर स्टेट वाइज। तो इसमें सिर्फ वैट आया था, इसमें अलग अलग स्टेट पर कैसे वैट लगाते हैं, फिर वो भी चीज़ कंपनी ने टैली ने ऐड किया 2005 में। फिर आते हैं टैली 8.1 वर्जन आया। टैली 8.1 वर्जन आया। नेक्स्ट वर्जन वही था। उसके यहाँ लिखा हुआ न्यू डाटा सर्किट इज़ द एडिट विद न्यू फीचर ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल एंड। तो फिर क्या आया नेक्स्ट वर्जन हमारा? तो नेक्स्ट वर्जन में आया पॉइंट ऑफ सेल और पेरोल। पेरोल होता है एम्प्लॉय की सैलरी कैसे बनाते हैं, तो हम पेरोल पे बनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ सेल भी आया नेक्स्ट वर्जन 8.1 में। फिर नेक्स्ट वर्जन आया टैली 9। 8 के बाद क्या आया? टैली 9 आया। रिलाइज इन 2006 में आया टैली 9। इट वर्जन हैज बीन रिलाइज ड्यू टू द बग्स एंड द एरर। The version has the maximum features such as TDS, FBD, payroll, ETDS and filling ETD। तो 2006 में क्या हुआ? टैली ने बहुत सारे फीचर क्या हुआ? एक्टिवेट कर दिए। जैसे TDS हो गया, टैक्स डायरेक्ट एक्सोर्स, FBD हो गया, पेरोल हो गया, ETDS हो गया और फिलिंग हो गया। ये सब टैली कब ने क्या है? 2006 में टैली। फिर यहाँ लिखा हुआ द लास्टेड वर्जन ऑफ द टैली ERP 9। जो लास्ट वर्जन हमारा था, अभी क्या है हमारा? तो अभी का ही बताऊंगा। इससे जो लास्ट वर्जन था टैली ERP 9 था, वो कब आया था? 2009 में आया था टैली ERP 9। और टैली ERP 9 पैकेज इज द ऑफरिंग मैक्सिमम फीचर ऑफ द स्मॉल टू लार्ज बिजनेस, मतलब छोटे बड़े बिजनेस जितने भी, तो बहुत सारी चीज़ें क्या हुई? अपडेट किया और न्यू फीचर भी लेके आया। ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST भी इसी के अंदर आया था। GST भी जो आया था वो इसी के अंदर आया था, ERP 9 के अंदर ही आया था GST। तो बहुत सारे फीचर क्या हुआ था? टैली ने इसके अंदर ऐड भी किए थे। अब हमारा कौन सा वर्जन है? तो अब हमारा जो वर्जन है वो चल रहा है अभी लेटेस्ट में टैली प्राइम। ये हमारा आया था 17 नवंबर 2019 को। हाँ, 17 नवंबर 2019 को, आई थिंक 19 नवंबर था या 17 नवंबर था आई थिंक, है ना। 17 नवंबर 2019 को हमारा जो लेटेस्ट वर्जन आया था टैली का, वो कौन सा है? टैली प्राइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वर्जन ऑफ टैली के बारे में है कि कैसे कैसे टैली ने अपग्रेड किया। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 17 नवंबर
19 को आया था टैली प्राइम, और अभी तक टैली प्राइम ही चल रहा है। जब फिर जब चेंज करना होगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कौन सा वर्जन आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा टैली के बारे में पूरा फुल इंट्रोडक्शन था।